हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द नॉलेज ऑफ सिटी में। दोस्तों, इसके पिछली वीडियो में हम भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 के चार्टर एक्ट तक डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कंपनी का भारत पर शासन था, तब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो होती है वह कंपनी के माध्यम से भारत में शासन व्यवस्था को संचालित करती है, जिसके तहत जो भी कानून आते थे उसे चार्टर या एक्ट कहा जाता था। लेकिन बाद में 1857 के क्रांति या विद्रोह के बाद कंपनी का जो शासन होता है वह समाप्त हो जाता है और भारत पर सीधे ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अर्थात यहाँ के शासन की बागडोर ब्रिटिश महारानी के हाथों में चली जाती है। उसके बाद जो कानून आते हैं उसे हम अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन नियमों को पढ़ेंगे जो 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित किए जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आप चाहें तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जो सबसे पहला एक अधिनियम पारित किया जाता है वह होता है भारत शासन अधिनियम 1858। तो इसमें क्या क्या प्रावधान किए जाते हैं, हम उन प्रावधानों को देखते हैं। तो इस अधिनियम के माध्यम से जो भारत का शासन होता है वह कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो देखिए, जो 1857 का विद्रोह होता है वह इतना बड़ा विद्रोह होता है कि लगभग जो भारत होता है उस टाइम अंग्रेज़ों के हाथों से निकल जाता है। इसीलिए भारत में जो कंपनी की शासन होती है उसको समाप्त कर दिया जाता है, और जो भारत की शासन सत्ता कह सकते हैं उसको सीधे ब्रिटेन के हाथों में सौंप दी जाती है। और यहाँ के जो शासन की बागडोर होती है वो वहाँ के क्राउन के अंतर्गत संचालित होने लगती है। यह जो सत्ता का हस्तांतरण होता है, यानी जो कंपनी के हाथों से सत्ता लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी जाती है, इसकी घोषणा महारानी विक्टोरिया ने अपने राजकीय पत्र में करती हैं, जिसे भारत में 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़कर सुनाया जाता है। इसके अलावा जो भारत में एक और परिवर्तन होता है कि जो भारत के गवर्नर जनरल का पद होता है उसको समाप्त कर दिया जाता है और उसके स्थान पर वायसराय के पद का निर्माण किया जाता है। और आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो भारत के अंतिम गवर्नर थे वह लॉर्ड कैनिंग थे, और जो प्रथम वायसराय थे वो भी लॉर्ड कैनिंग थे। तो इसके पिछली वीडियो में मैंने देखा कि प्रारंभ में जो भारत में होता है कि गवर्नर का पोस्ट होता है, फिर बाद में उसको बंगाल के गवर्नर का पोस्ट कर दिया जाता है, फिर उसके कुछ टाइम बाद उसको संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। लेकिन अब उन सारे पदों को समाप्त करके वायसराय के पद का निर्माण किया जाता है। तो ये जो वायसराय का अर्थ होता है, वायसराय का अर्थ ये होता है कि राजा का प्रतिनिधि। तो अब ये जो ये कह सकते हैं जो वायसराय होता है वह ब्रिटेन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता है। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया जाता है। इसके स्थान पर भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की जाती है, जो अपने कार्यों के प्रति ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो देखिए, इसके पिछले एक्ट में देखा था कि जो कंपनी होती है उसके राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को संचालित करने के लिए 2 बॉडी बनाई जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो इनको इस अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिया जाता है, और जिनके अधिकार एवं शक्तियाँ होती हैं वह भारत के राज्य सचिव को दे दिया जाता है। और भारत के राज्य सचिव होते कौन हैं? तो वे ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होते हैं, और इनके कार्यों को संचालन के लिए, यानी जो भारत के राज्य सचिव होते हैं, इनके कार्यों में सहायता देने के लिए एक भारत परिषद का गठन किया जाता है, जिसमें जो सदस्यों की संख्या होती है 15 होती है। और इन सभी का, अर्थात भारत के राज्य सचिव का और जो इसके 15 सदस्य होते हैं, इन सभी का जो वेतन देने का प्रावधान किया जाता है वह भारतीय राजस्व से किया जाता है। देखिए, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट होती है वह कहती है कि जो भारत के राज्य सचिव का पद है, या जो भारत का राज्य सचिव है वह भारत के संबंध में निर्णय लेता है। इसीलिए इसके जो कार्यालय का खर्च होगा वह भारतीय राजस्व से ही दिया जाना चाहिए। और यह जो भारत के राज्य सचिव होते हैं इनका जो कार्यालय होता है लंदन में होता है, भारत में नहीं होता है, वहीं से अपने कार्यों का संचालन करते हैं।
अगला अधिनियम जो इस सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम आता है वो होता है भारत परिषद अधिनियम 1861। देखिए, जो भारत परिषद अधिनियम 1861 होता है, यह भारतीय संवैधानिक विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना होती है क्योंकि इसके माध्यम से ही भारत में पहली बार मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ती है। तो इसमें क्या क्या प्रावधान थे उनको देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला प्रावधान था उसमें होता है कि जो गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद होते हैं उनके सदस्यों की संख्या 4 से 5 कर दी जाती है। इसके पिछले वीडियो में मैंने देखा था कि जो पहले गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 थी, फिर उसको घटाकर 3 किया जाता है, फिर उसमें एक चौथा व्यक्ति जोड़ा जाता है जो कि विधि सदस्य होते हैं और जिनका नाम लॉर्ड मैकाले होता है। फिर बाद में इस अधिनियम के माध्यम से एक और सदस्य इस परिषद में जोड़ा जाता है और जो पाँचवा अब जो इसके सदस्यों की संख्या होती है वह 5 हो जाती है और जो 5वें सदस्य होते हैं वे एक वित्त सदस्य होते हैं। अब देखें तो जो गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद होती है उसकी जो संरचना इस प्रकार होती है कि उसमें जो 3 सदस्य होते हैं वे प्रशासनिक सेवा से संबंधित होते हैं और उनमें जो 3 सदस्य आते हैं उनमें इनकी क्राइटेरिया मतलब योग्यता निर्धारित की जाती है कि उनको 10 वर्ष का अनुभव मतलब भारत में रहकर कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त होना चाहिए। और शेष जो 2 सदस्य बचते हैं उसमें से 2 में से एक को 5 वर्ष का विधि संबंधी अनुभव प्राप्त होना आवश्यक होता है। तो ये थे गवर्नर जनरल जिनका मतलब अब जो पोस्ट बदलकर वायसराय कर दिया गया है उनके कार्य परिषद के सदस्य होते हैं। और इसके अलावा इस एक्ट के माध्यम से ही, इस अधिनियम के माध्यम से ही भारत में पहली बार विधानसभा की स्थापना की जाती है। वायसराय के विधान परिषद में कम से कम 6 सदस्य और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान किया जाता है। अर्थात जो वायसराय होता है वह चाहे तो कम से कम 6 सदस्यों को और अधिक से अधिक 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। किसमें? तो विधान परिषद में वह चाहे तो मनोनीत कर सकता है। जिसके बाद जो भारत के वायसराय होते हैं लॉर्ड कैनिंग, वे 1862 में भारत के मतलब तीन भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत करते हैं। वे कौन होते हैं? तो बनारस के राजा होते हैं, पटियाला के महाराजा होते हैं और सर दिनकर राव। इन तीनों को 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है। इसके अलावा वायसराय को आवश्यक नियम और आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार संविभागीय प्रणाली की शुरुआत किया। तो देखिए, इस जो अधिनियम आता है इसके माध्यम से जो वायसराय होते हैं उनको आवश्यक नियम और कानून बनाने की शक्ति दी जाती है। और एक बात और याद रखिएगा कि जो संविभागीय प्रणाली की शुरुआत होती है, मैंने अभी बताया कि जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के आरंभ होता है वह यहीं से होता है। इसीलिए जो लॉर्ड कैनिंग है उनको विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय प्रणाली का जनक कहा जाता है। भारत में जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली है उसका जनक, मंत्रिमंडलीय प्रणाली का मतलब है जो विभाग होते हैं, जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं उनका बंटवारा, जैसे कपड़ा मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया। तो जो मंत्रालयों का विभाजन मतलब बंटवारा होता है यही से आरंभ होता है। इसके अलावा इस अधिनियम के साथ ही साथ विकेंद्रीकरण का आरंभ होता है। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि जो शक्तियाँ होती है वह कई भागों में विभाजित कर दी जाती हैं। तो विकेंद्रीकरण का आरंभ कैसे होता है? जो यहाँ के मतलब वायसराय होते हैं वे मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी कानून बनाने की शक्ति देते हैं। पहले जो कानून बनाने की शक्ति होती है केवल वायसराय के पास होती है, मतलब एकीकृत, जो विकेंद्रीकृत नहीं होकर एकीकृत होता है। लेकिन इसके अधिनियम के माध्यम से अब मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी यानी वहाँ के जो भी गवर्नर या कह सकते रहते हैं वो भी कानून बना सकते थे। इसके अलावा अगला प्रावधान ये किया जाता है कि वायसराय को संकटकालीन दशाओं में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया जाता है और वीटो शक्ति प्रदान की जाती है। तो वायसराय चाहे तो संकटकालीन दशाओं में अध्यादेश जारी कर सकते हैं और यह अध्यादेश जब विधान परिषद लगता है उसके 6 माह तक वैध रहता है। अगला जो अधिनियम आता है वो होता है शाही उपाधि अधिनियम, जिसे रॉयल टाइटल एक्ट के नाम से भी जाना जाता है और यह अधिनियम 1876 में आता है। इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए जाते हैं? तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बेसिकली ये महारानी के संबंध में लाया जाता है वहाँ के। तो इस अधिनियम के माध्यम से जो ब्रिटेन की महारानी होती है उनको 28 अप्रैल 1876 को भारत की महारानी की उपाधि दी जाती है। और यह कब लाया जाता है? तो हमने जो लॉर्ड लिटन का शासनकाल होता है उसी के टाइम दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया जाता है। इसके अलावा जो अगला
अधिनियम आता है वो होता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इसमें भी कुछ प्रावधान किए जाते हैं, जिनमें पहला प्रावधान होता है केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 एवं अधिकतम 16 तय की गई। देखिए, इसके पहले हमने पढ़ा कि इसके पहले जो विधान परिषद था उसमें जो संख्या थी वह कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 तय की गई थी, लेकिन इसमें कुछ संख्या में विस्तार किया जाता है और कुछ संख्या को बढ़ाया जाता है, और जो अब न्यूनतम संख्या होती है वह 10 और अधिकतम जो संख्या होती है वह 16 तय की जाती है। इसके अलावा विधानमंडल के भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है, और परंतु वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता है। तो इस एक्ट के माध्यम से जो भारतीय होते हैं उनको बजट पर वोट देने का अधिकार तो नहीं मिलता है, लेकिन बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को दिया जाता है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो अगर आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।